नमस्कार विद्यार्थियों, एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में अपने क्रॉप प्रोडक्शन फसलोत्पादन टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में अपने अभी तक 3 प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ लिया है, जिनमें से सबसे पहले अपने अनाज वाली फसलें, दूसरी प्रकार की फसलें दलहनी फसलें और तीसरी प्रकार की फसलें तिलहनी फसलों के बारे में पढ़ लिया है। आज की क्लास में फसलों उत्पादन टॉपिक में अपने शुरू कर रहे हैं नकदी फसलें। कौन सी फसलें? नकदी फसलें। और इन नकदी फसलों को इंग्लिश में बोलते हैं साहब कैश क्रॉप्स। क्या नाम दिया जाता है? कैश क्रॉप बोलते हैं, नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स। और ये अपने सिलेबस में कितनी है? कुल 2 फसलें पढ़नी है। नकदी फसलों के नाम पर अपने 2 फसलें कवर करनी है। कौन कौन सी 2 फसलें? तो इनके बारे में अपने चर्चा करें। सबसे पहले अपने पढ़ना है गन्ना। कौन सी फसल? गन्ना। और गन्ना को क्या बोलते हैं साहब? शुगर केन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शुगर केन। और दूसरी फसल जो है वो पढ़ना है गंवार। कौन सी फसल? गंवार। और गंवार को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बीन बोलते हैं। कौन सा नाम? क्लस्टर बीन। इस क्लस्टर बीन को अच्छे से याद रखोगे आप, क्लस्टर बीन, क्योंकि एक केस्टर नाम आता है, केस्टर, और केस्टर को अरंडी बोलते हैं, जबकि गंवार को क्या बोला जाता है? क्लस्टर बीन। सर क्यों बोलते हैं? इसमें जो ये क्लस्ट नाम दिख रहा है ना आपका, ये क्लस्ट नाम, इसका मतलब एक साथ, गुच्छे में, ये मतलब होता है। तो बोलते हैं कि गंवार की फसल जो है ना, इसमें फलियां एक जगह पर एक साथ गुच्छों में लगती है, इसलिए इस गंवार को नाम दे दिया कौन सा? क्लस्टर बीन। ठीक है। वैसे नकदी फसलों के बारे में अगर अपने चर्चा करें तो पहले इसके बारे में वैसे अपने पढ़ लिया है, फिर भी अगर अपने इसके बारे में पढ़ें कि नकदी फसलें होती क्या है, तो नकदी फसलों के बारे में यह चर्चा है कि नकदी फसलें उन फसलों को बोला जाता है जो फसलें लंबे समय तक भंडारित नहीं की जा सकती है, यानी इनको कटाई के तुरंत बाद बाजार में बेचा जाता है, या इन फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचकर रुपया पैसा कमाना होता है। ऐसी फसलें किसकी श्रेणी में आती है? नकदी फसलों की श्रेणी में आती है। तो इन फसलों में सबसे पहले अपने शुरू करें गन्ना फसल। कौन सी? गन्ना। और गन्ना का इंग्लिश नाम कौन सा? शुगर केन। कौन सा? शुगर केन। ठीक है साहब। सबसे पहले अपने शुगर केन की बेसिक बातें पढ़ लें। बेसिक बातें कौन सी सर? बेसिक बातें यही, बोटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोजोम, गुणसूत्र, इनफ्लोरोसेंस और फ्रूट टाइप। सबसे पहले गन्ना का बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, फिर इसके बाद में इसकी फैमिली, फिर इसके बाद में इसमें गुणसूत्र, फिर इसके बाद में इसका ओरिजिन प्लेस, फिर इसके बाद में इनफ्लोरोसेंस, फिर इसके बाद में फ्रूट टाइप। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है भी? पुष्पक्रम। क्या कहलाता है? पुष्पक्रम। अब सुनो बात, गन्ना में गुणसूत्र अच्छे से याद रखना, उत्पत्ति स्थान बिल्कुल पूछा जाता है साहब, और इनके कंपेयर में इनफ्लोरोसेंस को वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो नाम, गन्ना का बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम। कौन सा? सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये गन्ना का वानस्पतिक नाम है। वैसे अपने गन्ना की अलग अलग प्रजातियां पढ़ते हैं, लेकिन सभी प्रजातियों में मुख्य प्रजाति कौन सी है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसकी फैमिली ग्रेमिनी। गन्ना का कुल जो है ना वो ग्रेमिनी होता है साहब। और ग्रेमिनी का दूसरा नाम जो सर्वाधिक प्रचलन में रहता है, पोएसी। और इसी को क्या बोलते हैं? घासकुल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? घासकुल बोलते हैं। गुणसूत्र इसमें 80 होते हैं, 80। गन्ना में गुणसूत्र कितने? 80। उत्पत्ति स्थान इसका न्यू गिनी। कौन सा नाम? न्यू गिनी। गन्ना का उत्पत्ति स्थान कौन सा? न्यू गिनी। पुष्पक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरो किस नाम से जाना जाता है? एरो बोलते हैं साहब, एरो के नाम से जाना जाता है। गन्ना का पुष्पक्रम एरो कहलाता है, एरो। और फल प्रकार, जहां पर ग्रेमिनी कुल वहां पर फल प्रकार कौन सा? कैरियोप्सिस। कौन सा नाम साहब?
कैरियोप्सिस। ये तो हो गई बेसिक बातें। गन्ना का वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ना की फैमिली या कुल ग्रेमिनी पोएसी और घास कुल, गन्ना में गुणसूत्र 80, उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी, पुष्पक्रम एरो और फल प्रकार कैरियोप्सिस। अब अपने बात करें एरो के बारे में। एरो एरो जो है ना, एरो इसको ओपन पेनिकल बोलते हैं साहब। क्या बोला जाता है? ओपन पेनिकल। सर ये पेनिकल नाम सुना हुआ सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सुना है आपने। कहां पर सुना है? धान और जवार की फसल का पुष्पक्रम पेनिकल के नाम से जाना जाता है, और ओपन पेनिकल किस नाम से जाना जाता है? एरो के नाम से। एरो बनने की क्रिया जो है ना, एरो बनने की क्रिया, एरो बनने की क्रिया एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एरोइंग। एरो बनने की क्रिया एरोइंग कहलाती है। और एरो को हटाने की क्रिया, हटाने की क्रिया, एरो को हटाने की क्रिया डी एरोइंग के नाम से जानी जाती है। कौन सा नाम? डी एरोइंग। डी एरोइंग। एरो को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी एरोइंग। और एक स्पेशल बात, गन्ना में एरो का बनना, गन्ना में एरो का बनना परिपक्वता का सूचक माना जाता है। किसका सूचक? परिपक्वता का सूचक। गन्ना में एरो का बनना परिपक्वता का सूचक माना जाता है। गन्ना में एरो का बनना परिपक्वता का सूचक माना जाता है। बोलते हैं कि जब गन्ना फसल में ऊपर एरो बन जाता है ना, तो गन्ना की फसल पकी हुई मानी जाती है, यानी गन्ना जो है वो पूर्णतया पक जाता है। ठीक है, ये तो हो गई गन्ना की बेसिक बातें। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने सबसे पहले शुरू करें गन्ना का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? गन्ना का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है साहब, अच्छे से नाम याद रखना। गन्ना का वर्गीकरण, गन्ना का वर्गीकरण। ठीक है, गन्ना का वर्गीकरण जब अपने पढ़ेंगे तो इस वर्गीकरण में कुल 5 प्रजातियां पढ़नी है। कितनी प्रजातियां? कुल 5 प्रजातियां पढ़नी है साहब। गन्ना का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में कुल कितनी प्रजातियां? 5 प्रजातियां। 5 प्रजातियां जो है ना, इनमें भी आपको 2 बातें याद रखनी है। 5 में से 3 जो है ना उगाने योग्य जातियां हैं। 3 उगाने योग्य, 3 उगाने योग्य, और 2 जो है ना वो जंगली प्रजातियां हैं। ऐसी है साहब, जंगली प्रजातियां। 2 तो हो गई उगाने योग्य, सॉरी 3 उगाने योग्य और 2 जंगली प्रजातियां। गन्ना का वर्गीकरण जो अपने पढ़ेंगे, इसमें गन्ना की कुल 5 प्रजातियां पढ़नी है अपने। 5 में से 3 उगाने योग्य है और 2 जंगली प्रजातियां हैं। अब सबसे पहले अपने पढ़ लें उगाए जाने योग्य या उगाने योग्य प्रजातियां। उगाने योग्य प्रजातियां या उगाए जाने योग्य प्रजातियां। उगाने योग्य प्रजातियां कुल कितनी है? 3। ठीक है, इसमें सबसे पहले नाम पढ़ रहे हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम। कौन सा नाम? सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम सबसे पहले प्रजाति सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये जो नाम अपने लिखा है ना सेकेरम ऑफिसिनेरम, इसमें इस पर विशेष गौर कर लेना। सेकेरम संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द। और संस्कृत भाषा के शर्करा शब्द से बना है, शर्करा से। और इस शर्करा का अर्थ क्या होता है? शुगर। शर्करा का अर्थ क्या होता है? शुगर। ये बात याद रखने लायक है साहब। संस्कृत भाषा का शब्द है। सेकेरम कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से? शर्करा से। और शर्करा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। अब अपने चर्चा करें पॉइंट टू पॉइंट। सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है ना, ये संकरण है साहब, 2 प्रजातियों का संकरण है। कौन कौन सी प्रजातियों का? सेकेरम बार्बरी। कौन सा नाम? सेकेरम बार्बरी। सेकेरम बार्बरी और सेकेरम स्पोंटेनियम। सेकेरम बार्बरी और सेकेरम स्पोंटेनियम का संकरण है। सेकेरम बार्बरी और सेकेरम स्पोंटेनियम का संकरण है सेकेरम ऑफिसिनेरम। मतलब इन दोनों के संकरण से यह तैयार किया गया है। और गन्ना
ये जो सेकेरम ओपिसिनेरम, ये जो है ना, इसको नोबल केन के नाम से जानते हैं साहब। कौन से केन के नाम से? नोबल केन। स्पेशल लाइन बनती है ये, नोबल केन। नोबल केन, कौन से प्रकार की प्रजाति या गन्ना को नोबल केन के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? नोबल केन। इंपॉर्टेंट लाइन, नोबल केन, सेकेरम ओपिसिनेरम। और नोबल केन विकसित किसने किया? तो आप आंसर बताओगे, टी वेंकटरमन। टी वेंकटरमन, टी वेंकटरमन, टी वेंकटरमन। नोबल केन किसने विकसित किया? टी वेंकटरमन ने। इसलिए इस टी वेंकटरमन को शुगर केन विजार्ड के नाम से जानते हैं साहब। एक स्पेशल नाम दे दिया, शुगर केन विजार्ड। कौन सा? शुगर केन विजार्ड। शुगर केन विजार्ड। सर शुगर केन विजार्ड मतलब गन्ना का जादूगर, गन्ना का जादूगर। ठीक है, फिर इसके बाद अपने चर्चा करें, ये जो सेकेरम ओपिसिनेरम है ना, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली प्रजाति है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली प्रजाति है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है भी सेकेरम ओपिसिनेरम को। और ये जो सेकेरम ओपिसिनेरम है, इसकी विशेषता क्या है? इसका तना जो है ना, तना मोटा होता है, तना मोटा होता है और जूस की मात्रा, जूस की मात्रा अधिक होती है। तना मोटा और जूस की मात्रा अधिक पाई जाती है। तना मोटा और जूस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सेकेरम ओपिसिनेरम के बारे में विशेष बातें हो गई। सेकेरम शब्द संस्कृत भाषा के सरकरा शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ शुगर। सेकेरम ओपिसिनेरम दो प्रजातियों के संकरण से तैयार किया गया है, सेकेरम बार्बरी और सेकेरम स्पोंटेनियम। सेकेरम ओपिसिनेरम को नोबल केन के नाम से जाना जाता है। नोबल केन टी वेंकटरमन द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए टी वेंकटरमन को शुगर केन विजार्ड के नाम से जाना जाता है। सेकेरम ओपिसिनेरम सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली प्रजाति है। इसका तना मोटा और जूस की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, जूस की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये उगाए जाने योग्य प्रजाति में पहली प्रजाति हो गई। नेक्स्ट अपने चर्चा करें दूसरी प्रजाति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्रजाति। दूसरी प्रजाति कौन सी है? सेकेरम बार्बरी। कौन सा नाम? सेकेरम, सेकेरम बार्बरी, सेकेरम बार्बरी। ठीक है, सेकेरम बार्बरी। सेकेरम बार्बरी जो है ना, इसको इंडियन केन के नाम से जानते हैं साहब। कौन सा केन? इंडियन केन। सर इंडियन केन बोले तो भारतीय गन्ना बोल सकते हैं? बिल्कुल साहब, भारतीय गन्ना। ये गन्ना कौन सा? भारतीय गन्ना। इंडियन केन भारतीय गन्ना। अब पेपर के लिए स्पेशल लाइन बन गई कि इंडियन केन या भारतीय गन्ना का वानस्पतिक नाम सेकेरम बार्बरी, सेकेरम बार्बरी। इसका उत्पत्ति स्थान जो है ना, इसका उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान जो है ना, वो भारत है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भारत। इसमें गुणसूत्र 2n बराबर 82 से 124, 82 या 124 ये गुणसूत्र होते हैं भी। 82 या 124 गुणसूत्रों की संख्या होती है इंडियन केन में, सेकेरम बार्बरी में। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है तना पतला। तना क्या है इसका? पतला। और जूस की मात्रा जो है ना, जूस की मात्रा ये भी इसमें क्या होती है? कम होती है। जूस की मात्रा जो है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये दो प्रजातियां हो गई, दो प्रजातियां। तीसरा नाम, तीसरा नाम, तीसरा नाम कौन सा पढ़ना है अपने? तीसरा नाम पढ़ना है सेकेरम चाइनेंसिस, सेकेरम चाइनेंसिस, सेकेरम चाइनेंसिस, सेकेरम चाइनेंसिस। सेकेरम चाइनेंसिस को चाइनीज केन बोलते हैं साहब, चाइनीज केन, चाइनीज गन्ना, चाइनीज केन के नाम से जाना जाता है, चाइनीज केन। और चाइनीज केन में गुणसूत्र, चाइनीज केन में गुणसूत्र जो है वो होते हैं 118। कितने? 118। चाइनीज केन में गुणसूत्रों की संख्या 118। इसका तना, इसका तना जो है ना, ये पतला होता है। तना क्या है? पतला। और जूस की मात्रा, जूस की मात्रा, तना पतला, जूस की मात्रा इसमें कम। तना पतला और जूस की मात्रा कम।
ये 5 में से 3 प्रजातियां ऐसी है जो उगाने योग्य है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम बार्बरी और सेकेरम चाइनेंसिस। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं जंगली प्रजातियों के बारे में। कौन सी? जंगली प्रजातियां। 2 नंबर जंगली प्रजातियां, जंगली प्रजातियां। और जंगली प्रजातियां कितनी है साहब? 2। जंगली प्रजातियां कितनी है? 2। जंगली प्रजातियां अपने पढ़नी है 2। कौन कौन सी है सर? सबसे पहले नाम सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ये नाम सुना हुआ लग रहा है सर? बिल्कुल सुना है साहब। किसमें? वीड, खरपतवार टॉपिंग में। टाइगर घास या कांस का नाम जो है ना वो क्या होता है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। और सेकेरम स्पॉन्टेनियम गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 54, 2n बराबर 54। ठीक है। दूसरी प्रजाति, दूसरी प्रजाति जंगली प्रजातियों में दूसरी प्रजाति सेकेरम रोबुस्टम, सेकेरम रोबुस्टम, सेकेरम रोबुस्टम, सेकेरम रोबुस्टम। ठीक है। सेकेरम रोबुस्टम में गुणसूत्र 2n बराबर 54 और 56, 54 और 56। इसके लिए विशेष बात है, यह प्रजाति संकरण के लिए उपयोगी है। यह प्रजाति संकरण के लिए, यह प्रजाति संकरण के लिए उपयोगी है, संकरण के लिए उपयोगी है। यह प्रजाति संकरण के लिए उपयोगी है। यह स्पेशल बात है। अभी संकरण के लिए कौन सी प्रजाति उपयोगी मानी जाती है? तो आंसर क्या बताओगे? सेकेरम रोबुस्टम। संकरण के लिए, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण के लिए इस प्रजाति को उपयुक्त या उपयोगी माना जाता है। ये कुल 5 प्रजातियां हो गई, 3 उगाए जाने योग्य और 2 जंगली प्रजाति। ठीक है। इसके बाद अपने चर्चा करें गन्ना से संबंधित मुख्य संस्थान, गन्ना से संबंधित मुख्य संस्थान। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भी, क्योंकि संस्थान काफी प्रचलित है शुगर केन से रिलेटेड। और कौन कौन से है वो अभी अपने चर्चा कर लें। संस्थान, सबसे पहले नाम साहब एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन रहा है एसबीआई, एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। कौन सा नाम? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। इसको क्या बोलते हैं? गन्ना प्रजनन संस्थान बोलते हैं। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये कोयम्बटूर में। कहां पर? कोयम्बटूर। कौन सी जगह? कोयम्बटूर। और सर ये कोयम्बटूर कहां पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना सन 1912, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है साहब, स्थापना एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु, स्थापना 1912। दूसरा आईआईएसआर, आईआईएसआर सर इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, 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 सर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये लखनऊ में, लखनऊ, लखनऊ। और लखनऊ कहां पड़ता है साहब? यूपी में, लखनऊ यूपी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसके बाद में आपको पढ़ना है इंडियन शुगर रिसर्च सेंटर, 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 इंडियन शुगर रिसर्च सेंटर। भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये कानपुर में है साहब। कौन सी जगह? कानपुर। और कानपुर भी कहाँ पड़ता है? यूपी। और इसी कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। इसके बाद में आपको पढ़ना है AICRP ऑन शुगर केन, AICRP ऑन शुगर केन की शुरुआत कब हुई थी? 1970 71,
AICRP ऑन शुगर केन 1970-71 में। तो एक प्रश्न आपसे पूछ लें, AICRP की शुरुआत सबसे पहले कौन सी फसल से संबंधित और कब की गई? कौन सी फसल से संबंधित? तो मक्का। और कब की गई? 1957। कब? 1957। AICRP का पूरा नाम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और सबसे पहले AICRP जो शुरू की गई थी वो मक्का की फसल से संबंधित 1957 में शुरू की गई थी। ये गन्ना से संबंधित संस्थान हो गए। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करें गन्ना का महत्व, इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ना है? गन्ना का महत्व, इंपॉर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले महत्व, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपने। सबसे पहला पॉइंट, क्यूस की मात्रा। क्यूस की मात्रा, गन्ना में क्यूस की मात्रा, गन्ना में क्यूस की मात्रा 18 से 20%। क्यूस कितना? 18 से 20%। पानी की मात्रा, जल की मात्रा, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा होती है 78 से 80%। 78 से 80। क्यूस की मात्रा 18 से 20 और पानी की मात्रा 78 से 80%। ठीक है, गन्ना के कुल उत्पादन का, गन्ना के कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का 40% भाग, गन्ना के कुल उत्पादन का 40% भाग, गन्ना के कुल उत्पादन का 40% भाग गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए, इसके लिए गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, गुड़ बनाने के लिए। ठीक है, ब्राउन शुगर, भूरी शक्कर, गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल उत्पादन का कितना भाग? 40% भाग। जैसे अपने तिल में पढ़ा था कि कुल उत्पादन का 20% भाग बीज खाने में प्रयोग किए जाते हैं, डायरेक्ट बीजों का प्रयोग करते थे। वैसे कुल उत्पादन का 40% भाग जो है ना वो गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात, गन्ना का सह उत्पाद। गन्ना का सह उत्पाद है एक, सह उत्पाद, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं साहब। सह उत्पाद मतलब जूस निकालने के बाद जो अवशेष बचता है, गन्ना का सह उत्पाद। सह उत्पाद का नाम है मोलासस। मोलासस, मोलासस को बोलते हैं सीरा। मोलासस को क्या बोलते हैं? सीरा। और इसी सीरा को क्या बोलते हैं? खोई बोलते हैं। गन्ना का सह उत्पाद मोलासस, मोलासस, सीरा, और इसी मोलासस या सीरा को खोई के नाम से जाना जाता है। इस मोलासस का प्रयोग जो है ना वो शराब बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? शराब बनाने के लिए प्रयोग, शराब बनाने के लिए प्रयोग। गन्ना का कौन सा सह उत्पाद शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर मोलासस। कौन सा आंसर? मोलासस। गन्ना का सह उत्पाद मोलासस, मोलासस को सीरा, सीरा को खोई, शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, शराब बनाने के लिए प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में आप याद करोगे गन्ना के जूस में से, जूस में से मेल को अलग करने के लिए, जूस में से मेल को अलग करने के लिए, मेल को अलग करने के लिए, गन्ना के जूस में से मेल को अलग करने के लिए भिंडी व फालसा का प्रयोग किया जाता है। भिंडी व फालसा का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग? भिंडी व फालसा का प्रयोग किया जाता है। भिंडी व फालसा का प्रयोग गन्ने के जूस में से मेल को अलग करने के लिए, मेल को निकालने के लिए भिंडी व फालसा का प्रयोग करते हैं। मेल को निकालने के लिए, अलग करने के लिए भिंडी व फालसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने बात पढ़ेंगे भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें। भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें, भारत देश में। ठीक है, सर्वाधिक चीनी की मिलें, भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें, भारत में सर्वाधिक चीनी की कहां पर है? अभी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जबकि भारत का चीनी का कटोरा, भारत का चीनी का कटोरा, भारत का चीनी का कटोरा
महाराष्ट्र को बोलते हैं। भारत का चीनी का कटोरा महाराष्ट्र, भारत का चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? महाराष्ट्र को बोलते हैं। सर्वाधिक चीनी की मिलें तो है मध्य प्रदेश में, जबकि भारत का चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र को बोलते हैं। किसको बोला जाता है? महाराष्ट्र को। और विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं अब क्यूबा देश को। कौन सा देश? क्यूबा देश। विश्व का चीनी का कटोरा, क्यूबा देश। ये क्यूबा नाम भी आपने बार बार सुना है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की नस्ल में इसका नाम सुना था, क्यूबा देश। ठीक है, क्यूबा देश। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा देश, भारत का चीनी का कटोरा महाराष्ट्र, भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें मध्य प्रदेश, जूस में से मेल को अलग करने के लिए भिंडी व फालसा का प्रयोग, गन्ना का सह उत्पाद मोलासस, मोलासस या सीरा, सीरा या खोई शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल उत्पादन का 40% भाग गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना में पानी की मात्रा 78 से 80% और जूस की मात्रा 18 से 20% पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपने चर्चा करें गन्ना के उत्पादन के बारे में, गन्ना के उत्पादन के बारे में, उत्पादन के बारे में। गन्ना का उत्पादन, उत्पादन अगर अपने बात करें विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक अगर अपने बात करें कि गन्ना विश्व में सर्वाधिक कहां पर होता है? विश्व में सर्वाधिक। इसके बाद भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक। ये तो है उत्पादन के लिए लाइन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भारत में सर्वाधिक उत्पादकता, भारत में सर्वाधिक उत्पादकता। उत्पादकता जानते हो क्या? उत्पादकता का मतलब किसी फसल की प्रति हेक्टेयर उपज को उस फसल की क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं। राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, अब सुनो ये 4 लाइनें गन्ना में उत्पादन से संबंधित। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का ब्राजील, कौन से देश में? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। गन्ना का उत्पत्ति स्थान है न्यू गिनी, चीनी का कटोरा है क्यूबा देश और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन है ब्राजील में। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक उत्पादकता जो है ना वो है साहब तमिलनाडु की, सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तमिलनाडु। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर, कौन सी जगह? श्री गंगानगर। कौन सी जगह साहब? श्री गंगानगर। ठीक है, ये गन्ना के उत्पादन से संबंधित बिंदु हो गए। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करें जलवायु, महत्व पूरा हो गया। अब अपने चर्चा करें किसके बारे में? जलवायु के बारे में। गन्ना की जलवायु, जलवायु में सबसे पहले सीजन, सीजन। वैसे गन्ना तीनों सीजन में उगाया जाता है, 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 तीनों सीजन में उगाया जाता है। और मुख्यतः अगर पूछे आपसे, मुख्य रूप से, मुख्यतः खरीफ सीजन में। कौन से सीजन में? खरीफ सीजन में। वैसे गन्ना तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः गन्ना की बुआई का सीजन कौन सा माना जाता है? खरीफ सीजन। कौन सा? खरीफ सीजन। खरीफ सीजन तीनों सीजन में उगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः खरीफ सीजन। अब सुनो बात, वैसे गन्ना प्रकाश की अवधि के आधार पर IMDP का उदाहरण है, इंटरमीडिएट डे प्लांट। लेकिन इसी गन्ना को आप शॉर्ट डे इंटरमीडिएट डे प्लांट भी बोल सकते, शॉर्ट डे इंटरमीडिएट डे प्लांट इस खरीफ ऋतु के अनुसार। लेकिन मुख्यतः कौन सा है? इंटरमीडिएट डे प्लांट, मध्यवर्ती दिवस पौधा। इसके साथ साथ C4 पौधा, कौन सा? C4 पौधा, C4 पौधा, जवार, मक्का, बाजरा और गन्ना, ये चारों कौन से है? C4 पौधा। कौन सा पौधा? C4 पौधा। परागण की बात करें, परागण, परागण, परागण वेरी इंपॉर्टेंट। परागण, परागण कौन सा? पर परागण। गन्ना में परागण की क्रिया कौन सी? पर परागण। और हवा द्वारा, किसके द्वारा?
हवा द्वारा। गन्ना में पर परागण की क्रिया किसके द्वारा? हवा द्वारा। गन्ना में पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? हवा द्वारा होती है। ठीक है, पर परागण हवा द्वारा। अंकुरण, वैसे अंकुरण बीज पत्र वगैरह वगैरह का कोई इसमें विशेष ऐसा योगदान है नहीं, फिर भी अपने फैमिली के अकॉर्डिंग देखें तो अंकुरण कौन सा होगा? हाइपोजियल अंकुरण। कौन सा अंकुरण? हाइपोजियल अंकुरण। जलवायु तीनों सीजन में उगाया जाता है गन्ना, मुख्यतः खरीफ सीजन में उगाया जाता है। आईएमडीपी या SDIMDP का उदाहरण है। C4 पौधा है। परागण, पर परागण कौन सा? पर परागण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। ठीक है, अब अपने इसमें उपयुक्त तापमान पढ़ना है। गन्ना में क्या पढ़ना है? उपयुक्त तापमान। तो इसमें 4 अलग अलग अवस्थाओं पर पढ़ना है। सबसे पहले नाम पढ़ रहे हैं साहब अपने अवस्था, कौन सी अवस्था पर। दूसरा अपने पढ़ रहे हैं पॉइंट तापमान, कौन सा? तापमान। और तीसरा अपने पढ़ रहे हैं आर्द्रता, कौन सा नाम? आर्द्रता। का नाम? आर्द्रता। ये 3 पॉइंट पढ़ने। ठीक है, और किससे संबंधित पढ़ने हैं? सबसे पहले अंकुरण के समय, कौन सा नाम? अंकुरण के समय। अंकुरण के समय उपयुक्तता। ठीक है, फिर इसके बाद में पडवार के समय, पडवार के समय, पडवार के समय या वृद्धि के समय, पडवार के समय या वृद्धि के समय। और तीसरा कले फुटान के समय, कले फुटान, कले फुटान, कले फुटान। नोड फॉर्मेशन बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं? नोड फॉर्मेशन, नोड फॉर्मेशन, कले फुटान या नोड फॉर्मेशन, नोड फॉर्मेशन। और चौथा पकते समय, कौन से समय? पकते समय, पकते समय। ये बातें अब सुनो। गन्ना फसल के अंकुरण के समय उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री। कितना? 25 से 30 डिग्री। जितना अंकुरण के लिए है ना उतना आप कॉपी कर दो फसल पकते समय 25 से 30 डिग्री। जितने डिग्री सेल्सियस ताप पर अंकुरण होगा उतने ही डिग्री सेल्सियस ताप पर गन्ना की फसल है वो पक जाएगी। अंकुरण के समय 25 से 30 डिग्री और फसल पकते समय 25 से 30 डिग्री। बढ़वार के समय 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ लेना। सर ये मुझे और कहीं भी याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो पक्का याद कर लो, पेपर में पूछा जा सकता है। चौला फसल की वृद्धि विकास के लिए उपयुक्त तापमान भी कितना होता है? 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। कले फुटान के लिए, नोड फॉर्मेशन के लिए 23 डिग्री से, कितना? 23 डिग्री से। अब सुनो, फसल के अंकुरण के समय आर्द्रता 80 से 90%। ठीक है, पडवार के समय 55%, 55%। और फसल पकते समय 75% आर्द्रता का होना आवश्यक होता। ये अलग अलग अवस्था, उपयुक्त तापमान और आर्द्रता। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट मृदा, कौन सा नाम? मृदा। कौन सा नाम? मृदा। दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, अच्छे जल निकास युक्त, अच्छे जल निकास युक्त, अच्छे जल निकास युक्त, अच्छे जल निकास युक्त दोमट मृदा। दोमट मृदा, ब्लूई दोमट मृदा बोल सकते हो, दोमट मृदा, दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन बोलते हैं कि गन्ना फसल के लिए लाल मृदा, कौन सी मृदा? लाल मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लाल मृदा जो है ना ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लाल मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लाल मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लाल मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सर मृदा लाल क्यों होती है? लाल क्यों हो जाती है? मृदा लाल होने का कारण फेरस ऑक्साइड। इसके कारण फेरस ऑक्साइड। मृदा का लाल रंग क्यों होता है साहब? फेरस ऑक्साइड के कारण गुरुदेव, फेरस ऑक्साइड के कारण। फिर इसके बाद में मृदा पीएच, क्या पढ़ना है? मृदा पीएच, मृदा पीएच, मृदा पीएच, पीएच। और मृदा का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए? 6 से 8। मृदा पीएच 6 से 8। सबसे पहले गन्ना की बेसिक बातें, फिर इसके बाद में गन्ना का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद में संबंधित संस्थान, फिर महत्व,
फिर जलवायु और फिर मृदा। ठीक है, अभी अपने चर्चा कर लें गन्ना में किस्में, किसके बारे में, किस्मों के बारे में। गन्ना की किस्में क्या पढ़ना है साहब, किस्में पढ़नी है गन्ना की। वैसे अभी आपको 4 किस्में पढ़ाएंगे, कितनी, 4। 4 कौन कौन सी सर? एक तो अपने पढ़ेंगे वंडर केन किस्में। कौन सा नाम? वंडर केन किस्में। वंडर केन किस्में, कौन सा नाम? वंडर केन किस्में। एक तो पढ़ेंगे वंडर केन किस्में और एक पढ़ेंगे उत्परिवर्तित किस्में। वंडर केन किस्में और उत्परिवर्तित, वंडर केन किस्में और उत्परिवर्तित किस्में। वंडर केन किस्में और उत्परिवर्तित किस्में। वंडर केन और उत्परिवर्तित किस्में। वंडर केन किस्मों में नाम पढ़ेंगे CO 419 और CO 671। CO 419 और CO 671। CO 419 और CO 671। CO 419, CO 671। उत्परिवर्तित किस्में CO 8152 और CO 8153। CO 8152 और CO 8153। CO नाम कोयम्बटूर, SBI कोयम्बटूर के कारण CO नाम लग रहा है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नाम पढ़ना है रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म। रेटूनिंग क्रिया आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ आप नाम लिखो, रेटूनिंग, रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म। रेटूनिंग के लिए, रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म। रेटूनिंग है क्या, ये अपने बिल्कुल चर्चा करेंगे। रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म पढ़ो एक बार, कौन सी? CO 1148, रट्टा मार लेना। रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? CO 1148। CO 1148। ठीक है, अब इसके बाद में गन्ना में पढ़ना है बीज दर। और यहां से बात क्लियर कर लेना साहब, गन्ना की बीज दर में से बात क्लियर कर लेना। गन्ना की बीज दर में से बात आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अपने चर्चा करें गन्ना, गन्ना में बुआई के लिए, गन्ना में बुआई के लिए तना काम में लेते हैं। बुआई के लिए तना का प्रयोग किया जाता है। गन्ना में बुआई के लिए तना का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है? तना का प्रयोग। क्या करते हैं? तना का प्रयोग। गन्ना की बुआई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तना। यानी गन्ना का जो बीज है ना, वो गन्ना का तना ही होता है। गन्ना का बीज क्या है? गन्ना का तना। अब सुनो मेरी बात, पॉइंट टू पॉइंट चलना आप लोग बहुत अच्छे से। मतलब बीज दर जो है ना, वो आज आप हकीकत में सही ढंग से समझोगे कि गन्ना में वास्तव में क्या काम में लेते हैं और गन्ना की बुआई होती कैसे है। गन्ना की बीज दर, और बीज दर में सबसे पहले मैंने क्या बोला कि गन्ना में बुआई के लिए तना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गन्ना का संपूर्ण तना जो है ना, संपूर्ण तना, संपूर्ण तना, गन्ना का संपूर्ण तना स्टाक या कैन कहलाता है। गन्ना का संपूर्ण तना स्टाक, गन्ना का संपूर्ण तना स्टाक या कैन कहलाता है। गन्ना का संपूर्ण तना स्टाक या कैन कहलाता है। कैन, ठीक है। पूरा तना, जैसे गन्ना का तना ये है, तो ये पूरा तना जो है ना, गन्ना का पूरा तना, ये पूरा तना क्या कहलाएगा? ये पूरा तना कहलाएगा स्टाक। स्टाक। इस संपूर्ण तने में से बुआई के लिए काम में आने वाला तना, 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 संपूर्ण तने में से बुआई के लिए काम में आने वाला तना जो है ना, वो सेट्स कहलाता है साहब। क्या कहलाता है? सेट्स। सेट्स को क्या बोलते हैं? टुकड़ा बोलते हैं। सेट्स या टुकड़ा, सेट्स या टुकड़ा कहलाता है। सेट्स। गन्ना का संपूर्ण तना तो क्या कहलाता है? स्टाक कहलाता है। स्टाक में से वो भाग जो बुआई के लिए काम में लेते हैं क्या कहलाता है? सेट्स या टुकड़ा कहलाता है। गन्ना में बुआई के लिए, गन्ना में
बुआई के लिए ऊपरी या शीर्ष भाग काम में लिया जाता है। ऊपरी या शीर्ष भाग काम में लिया जाता है। ऊपरी या शीर्ष भाग, ऊपरी या शीर्ष भाग काम में लिया जाता है। ऊपरी या शीर्ष भाग, ऊपरी या शीर्ष भाग, टॉप पोर्शन, ऊपरी या शीर्ष भाग काम में लिया जाता है भी, ऊपरी या शीर्ष भाग काम में लेते हैं। और इसमें पूछ लेते हैं कौन सा ऊपरी, तो पूछ पढ़ना है 1/3। कौन सा? 1/3। ऊपरी 1/3 भाग जो है ना वो अपने बुआई के लिए काम में लेते हैं। गन्ना में बुआई के लिए ऊपरी या शीर्ष भाग 1/3 भाग काम में लिया जाता है। कौन सा भाग? 1/3 भाग काम में लिया जाता है। और बुआई के लिए जो भाग अपने काम में लेते हैं, जो भाग अपने काम में लेते हैं उसमें कम से कम कितनी कलिका होनी चाहिए? 3 कलिका। 3 कलिका। कलिका को क्या बोलते हैं? बड। और बड को क्या बोला जाता है? आंख। बुआई के लिए प्रयुक्त होने वाले तने में कम से कम 3 कलिका बड या आंख होनी चाहिए। 3 कलिका बड या आंख वाला जो टुकड़ा है ना वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। सबसे उपयुक्त माना जाता है। सबसे उपयुक्त माना जाता है। 3 कलिका, 3 बड और 3 आंख वाला टुकड़ा। जैसे ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा, इसमें कितने नोड होने चाहिए? 1, 2 और ये 3। मतलब ऐसे 3 नोड होने चाहिए, इसमें 3 बड होनी चाहिए, 3 कलिका होनी चाहिए। बुआई के लिए ऊपरी या शीर्ष या टॉप पोर्शन 1/3 भाग काम में लिया जाता है। ऊपरी 1/3 भाग में कम से कम 3 कलिका बड या आंख होनी चाहिए। और ये जो टुकड़ा होगा ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। सर ऊपरी भाग काम में लेने का कोई मकसद? गन्ने का जो शीर्ष भाग होता है ना बेटा, शीर्ष भाग, गन्ना का जो शीर्ष भाग होता है, इस शीर्ष भाग में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। कौन सी शर्करा? ग्लूकोज व नाइट्रोजन। ग्लूकोज व नाइट्रोजन, ग्लूकोज व नाइट्रोजन की अधिकता के कारण शीर्ष भाग जो है वो बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। ग्लूकोज एक ऐसी शर्करा है जो अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ग्लूकोज एक ऐसी शर्करा है जो अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और गन्ना के शीर्ष भाग में ग्लूकोज व नाइट्रोजन ज्यादा होता है। आप समझना बात भी, गन्ना का ये तना है, ठीक है, ये तना तो अब बना है जब गन्ना पक गया तब। अब गन्ना जब बनना शुरू हुआ था तो नीचे से शुरू हुआ था, ऊपर से वापस थोड़ी, ठीक है, यहां से शुरू हुआ था, ठीक, इस जगह से। अब सुनो बात, नीचे जो भाग है ना यहां पर सुक्रोज जाता होता है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा पका हुआ होता है, मीठा होता है, तो यहां पर सुक्रोज ज्यादा है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ग्लूकोज जाता है, और ग्लूकोज जहाँ पर ज्यादा है उसका अंकुरण अच्छा होगा। इसलिए ऊपरी या शीर्ष भाग ही अपने किसके लिए काम में लेते हैं? बुआई के लिए काम में लेते हैं। एक बार इतनी सी बात आप दोबारा समझना। मैं आपको बीज दर पढ़ा रहा हूँ। बीज दर में पहले अपने कुछ चीजें पढ़ रहे हैं कि गन्ना में बुआई के लिए तना का प्रयोग किया जाता है। गन्ना का संपूर्ण तना स्टाक कहलाता है। बुआई के लिए काम में आने वाला तना सेट्स या टुकड़ा कहलाता है। बुआई के लिए ऊपरी शीर्ष भाग, टॉप पोर्शन 1/3 भाग काम में लिया जाता है। जो भाग काम में लिया जाता है उसमें 3 कलिका, 3 बड या 3 आंख का होना जरूरी होता है। और ये क्या माना जाता है? सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये क्या माना जाता है? सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ऊपरी भाग क्यों काम में लेते हैं? तो इसमें ग्लूकोज व नाइट्रोजन की क्या होती है? अधिकता होती है। ग्लूकोज व नाइट्रोजन की क्या होती है साहब? इसमें अधिकता होती है। आगे चलते हैं अपने, ठीक है, इसी में आगे बुआई के लिए 8 से 10 माह पुराना गन्ना काम में लिया जाता है। बुआई के लिए 8 से 10 माह, 8 से 10 माह पुराना गन्ना काम में लिया जाता है। बुआई के लिए 8 से 10 माह पुराना गन्ना प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया 8 से 10 माह को प्रयोग, ठीक है। फिर इसके बाद में ये याद रखनी है स्पेशल बात, ये बात याद रखनी है। बुआई के लिए 8 से 10 माह पुराना जो गन्ना है ना वो काम में लिया जाता है। 8 से 10 माह पुराना गन्ना काम में लिया जाता है। गन्ना के अंकुरण में 60 दिन का समय लगता है। अंकुरण में
60 दिन का समय, 60 दिन का समय लगता है, 60 दिन का समय लगता है गन्ना के अंकुर, 60 दिन का समय लगता है गन्ना के अंकुरण में, 60 दिन लगता है गन्ना के 60 दिन का समय लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद में गन्ना की नर्सरी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती, नर्सरी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती, तैयार 50 दिन में तैयार हो जाती, गन्ना की नर्सरी 45 से 50 दिन में तैयार हो जाती। अब अपने चर्चा कर लें बीज दर के बारे में। बीज दर कितनी काम में लेनी है, बीज दर कितनी काम में लेनी है? सबसे उपयुक्त टुकड़ा कौन सा माना जाता है? 3 आंख वाला टुकड़ा, 3 आंख वाले टुकड़े, 3 आंख वाले टुकड़े, 3 आंख वाले टुकड़े कितने काम में लेने हैं प्रति हेक्टेयर के लिए? 3 आंख वाले टुकड़े जो है ना बेटा, वो काम में लेने हैं आपको 45 से 50 हजार। कितने टुकड़े? 45 से 50 हजार टुकड़े, 45 से 50 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर, और ये लगभग 60 से 70 क्विंटल भार में होंगे, 60 से 70 क्विंटल वजन होगा इनका, 45 से 50 हजार, ये याद रख लेना। गन्ना की बुआई के लिए 3 आंख वाले टुकड़े कितने काम में लिए जाते हैं? 45 से 50 हजार। ठीक है, वैसे इसके पुराने क्वेश्चन जो है ना, पुराने क्वेश्चन वहां पर ये 35,000 से 40,000 भी आंसर माना गया है, 35,000 से 40,000 टुकड़े भी माना गया है आंसर, लेकिन अभी एनसीईआरटी में 45,000 से 50,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर जो है वो पर्याप्त माने जाते हैं। फिर इसके बाद में 2 आंख वाले टुकड़े, 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 2 आंख वाले टुकड़े कितने काम में लेने हैं साहब? 80,000 से 1 लाख टुकड़े, 80,000 से 1 लाख टुकड़े, 80,000 से 1 लाख टुकड़े प्रति हेक्टेयर काम में लेने, 80,000 से 1 लाख टुकड़े जो है ना वो आपको प्रति हेक्टेयर काम में लेनी है, 80,000 से 1 लाख टुकड़े जो है ना वो प्रति हेक्टेयर काम में लेने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है 1 आंख वाले टुकड़े, 1 आंख वाले टुकड़े, 1 आंख वाले टुकड़े, 1 आंख वाले टुकड़े, और ये कितने काम में लेने हैं 1 आंख वाले टुकड़े? ये 1,20,000 से 1,20,000 से 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर काम में लेने, 1,25,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर काम में लेने हैं। ये बीज दर हो गई, और इनमें सबसे ज्यादा अपने 3 आंख वाले टुकड़े पूछे जाते हैं। 3 आंख वाले टुकड़े कितने काम में लिए जाते हैं ये पूछे। फिर इसके बाद में बीजोपचार, गन्ना में बीजोपचार, गन्ना में बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार, बीजोपचार की अगर बात करें तो कार्बेंडाजिम, कैप्टन, थायरम से काम नहीं चलेगा, और उनसे काम नहीं चलेगा तो नए से काम चलाने के लिए याद भी करना पड़ेगा। बीजोपचार सीधा पेपर में आएगा। गन्ना में बीजोपचार के लिए कौन से रसायन काम में लेते हैं? एक तो काम में लेते हैं साहब एग्लोल, कौन सा? एग्लोल, एग्लोल 0.5%, एग्लोल 0.5%, और दूसरा एरीटोन, कौन सा? एरीटोन, एरीटोन 0.25%। एग्लोल व एरीटोन का प्रयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए, एग्लोल व एरीटोन का प्रयोग किया जाता है, एग्लोल व एरीटोन बीजोपचार के लिए, एग्लोल व एरीटोन का प्रयोग किया जाता है। समझे बात? बीजोपचार यहाँ पर कार्बेंडाजिम, कैप्टन, थायरम, मेनकोजेब, वैसी कोई बात याद नहीं रखनी है, याद रखना है एग्लोल और एरीटोन। मात्रा आ जाती है साहब, पेपर में मात्रा पूछ लेते हैं कि एग्लोल रसायन कितना काम में लेते हैं और एरीटोन रसायन कितना काम में लिया जाता है। ठीक है, बीजोपचार तक की कहानी हो गई अपनी, बीजोपचार। फिर इसके बाद में अपने करनी है बुआई। गन्ना की क्या करनी है? बुआई, गन्ना की बुआई, गन्ना की बुआई। ठीक है, गन्ना की बुआई जब अपने करेंगे तो बुआई में साहब 3 नाम पढ़ने हैं, 3 अलग अलग प्रकार के गन्ना अपने पढ़ने हैं। एक तो पढ़ेंगे शरदकालीन गन्ना, कौन सा गन्ना? शरदकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना। दूसरा पढ़ेंगे बसंतकालीन गन्ना, बसंतकालीन गन्ना, कौन सा?
बसंतकालीन, एक तो है साहब शरदकालीन, दूसरा बसंतकालीन गन्ना, बसंतकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना, बसंतकालीन गन्ना, और फिर ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना। ये 3 प्रकार के गन्ना अपने को पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीष्मकालीन गन्ना। कौन सा? ग्रीष्मकालीन गन्ना। अब इनकी बुआई का समय अपने देख लें। शरदकालीन गन्ना अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। कब? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। शरदकालीन गन्ना अक्टूबर नवंबर। बसंतकालीन गन्ना फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च। बसंतकालीन गन्ना फरवरी मार्च। और ग्रीष्मकालीन गन्ना जो है ना, ये जून जुलाई में उगाया जाता है। जून जुलाई में, जून जुलाई में, जून जुलाई में उगाया जाता है। कब? जून जुलाई में उगाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रीष्मकालीन जो अपने खरीफ ऋतु में उगाते हैं, ग्रीष्मकालीन गन्ना जून जुलाई में उगाया जाता है। अब नोट करके बात नोट करना, नोट करके, बिना नोट किए हुए काम नहीं चलेगा। नोट करके आप लोगों को बात ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? ग्रीष्मकालीन गन्ना जो है ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना अर्धशाली गन्ना कहलाता है। अर्धशाली गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना, अर्धशाली गन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। निम्न में से कौन से प्रकार का गन्ना अर्धशाली गन्ना कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? ग्रीष्मकालीन गन्ना। ग्रीष्मकालीन गन्ना क्या कहलाता है? अर्धशाली गन्ना। सर अर्धशाली क्यों कहलाता है? क्योंकि एक साल पूरा और दूसरा साल आधा, इतने टाइम में पकता है। इतना कितना टाइम सर? 18 माह में, 18 माह में पकता है। कितने माह में? 18 माह में ग्रीष्मकालीन गन्ना अर्धशाली गन्ना कहलाता है। और इसको पकने में कितना टाइम लगता है? 18 माह लगता है। कितना? 18 माह, 18 महीनों में पकता है। इसके बाद में शरदकालीन, शरदकालीन, शरदकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना और बसंतकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना और बसंतकालीन गन्ना, शरदकालीन गन्ना और बसंतकालीन गन्ना, इन दोनों को एक साली गन्ना बोलते हैं साहब। कौन सा गन्ना? एक साली गन्ना। शरदकालीन और बसंतकालीन गन्ना एक साली गन्ना कहलाते हैं, क्योंकि ये पकने में कितना टाइम लेते हैं? 12 माह। इतना? 12 माह। पकने में कितना टाइम लेते हैं? 12 माह लेते हैं। पकने में 12 माह का टाइम लेते हैं। ये गन्ना में हो गई बुआई। शरदकालीन गन्ना, बसंतकालीन गन्ना, ग्रीष्मकालीन गन्ना। नोट, ग्रीष्मकालीन गन्ना अर्धशाली गन्ना कहलाता है, 18 माह में पकता है। शरदकालीन और बसंतकालीन गन्ना एक साली गन्ना कहलाते हैं, जो 12 माह में पकते हैं। कितने में? 12 माह में पकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपने चर्चा करें बुआई की विधियां, बुआई की विधियां, बुआई की विधियां, बुआई की विधियां। गन्ना में बुआई की विधियां, बुआई की विधियां। ठीक है। बुआई की विधियां जब अपने पढ़ेंगे तो सबसे पहले बुआई किस तरीके से करते हैं वो अपने पढ़ लें। तो एक तो अपने पढ़ते हैं साहब आंख से आंख या सिरे से सिरा मिलाकर, आंख से आंख, आंख से आंख मिलाकर, यानी बड से बड मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर, बड से बड मिलाकर। और दूसरा सिरे से सिरा मिलाकर, सिरे से सिरा मिलाकर, सिरे से सिरा मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर और सिरे से सिरा मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर और सिरे से सिरा मिलाकर। ये 2 बुआई की विधियां हैं। ठीक है। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं समतल क्षेत्रों में बुआई, समतल क्षेत्रों में बुआई, गन्ना की समतल क्षेत्रों में बुआई। समतल क्षेत्रों में खेत बिल्कुल समतल है और उसमें गन्ना की बुआई करनी है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। समतल क्षेत्रों में बुआई, समतल क्षेत्रों में जो बुआई है ना, ये सबसे साधारण, सबसे साधारण विधि है, सबसे साधारण विधि है, सबसे साधारण विधि है। बुआई की सबसे साधारण विधि है समतल क्षेत्रों में बुआई। और ये बुआई की क्या है? सबसे साधारण विधि, सबसे साधारण विधि। बुआई की यह विधि, यह विधि, बुआई की यह विधि मुख्यतः
उत्तरी भारत, मुख्यतः उत्तरी भारत व महाराष्ट्र में अपनाई जाती है। उत्तरी भारत व महाराष्ट्र में अपनाई जाती है। उत्तरी भारत व महाराष्ट्र में। समतल क्षेत्रों में बुआई, बुआई की सबसे साधारण विधि है, मुख्यतः उत्तरी भारत व महाराष्ट्र में अपनाई जाती है। मुख्यतः उत्तरी भारत व महाराष्ट्र में। दूसरा नाम सबसे इंपॉर्टेंट साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी विधि? कुंड। कुंड, कुंड को क्या बोलते हैं? फरो। कुंड फरो। कौन सा नाम? कुंड फरो। कुंड फरो या नाली विधि। कुंड फरो या नाली विधि। कुंड फरो या नाली विधि। बुआई की सबसे उपयुक्त विधि। बुआई की सबसे उपयुक्त विधि। बुआई की सबसे उपयुक्त विधि। गन्ना में बुआई के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है साहब? कुंड फरो या नाली विधि सबसे उपयुक्त विधि। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। यह विधि वहां पर अपनाई जाती है जहां पर कले या कठोर मृदा पाई जाती है। कले या कठोर मृदा पाई जाती है। सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। मुख्यतः दक्षिण व पूर्वी भारत में अपनाई जाती है। दक्षिणी 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 व पूर्वी भारत में अपनाई जाती है। बुआई की सबसे उपयुक्त विधि है। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। दक्षिणी व पूर्वी भारत में अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें जो अपने कुंड की गहराई रखते हैं, कुंड की गहराई, कुंड की गहराई, कुंड जो बनाते हैं वो कितना गहरा? 8 से 10 सेंटीमीटर। कुंड की गहराई कितनी रखनी है? 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर। और कुंड के मध्य दूरी यानी कतार से कतार की दूरी, कुंड के मध्य दूरी, कुंड के मध्य दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर। 75 से 90 सेंटीमीटर। कुंड के मध्य दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुंड के मध्य दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर। कुंड के मध्य दूरी जो है ना वो कितनी रखनी है? 75 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। जैसे आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि गन्ना फसल में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? 75 से 90 सेंटीमीटर। ये कुंड फरो या नाली विधि हो गई अपनी, सबसे उपयुक्त विधि है। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दक्षिण व पूर्वी भारत में अपनाई जाती है। कुंड की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर और कुंड के मध्य दूरी जो है वो 75 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार, बुआई का तीसरा प्रकार कौन सा? बुआई का तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार ट्रेंच। कौन सा नाम साहब? ट्रेंच। ट्रेंच को क्या बोलते हैं? खाई। ट्रेंच या खाई विधि। ट्रेंच या खाई विधि। इसमें जो कुंड अपने बनाते हैं ना उसकी गहराई थोड़ी अधिक होती है, मतलब ट्रेंच जैसा बना देते हैं, उसको खाई के समान बना दिया जाता है। ट्रेंच या खाई विधि। मृदा की सतह के ऊपर जो कुंड बनाया जाता है ना वो खाई के समान बना देते हैं। खाई के समान, ठीक है, खाई के समान। और उसमें फिर तने को दबाया जाता है। उसमें फिर क्या करते हैं? अपने तने को दबाते हैं। ट्रेंच या खाई विधि। ठीक है, यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पौधे के गिरने की समस्या, पौधे के गिरने की समस्या, पौधे के गिरने की समस्या अधिक होती है। यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पौधे के गिरने की समस्या अधिक होती है। यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पौधे के गिरने की समस्या अधिक होती है। अगर आप कुंड को थोड़ा गहरा बना के उसमें तना दबाओगे और उसमें जब बढ़वार होगी तो गन्ने के तने पर हवा या अन्य कारकों का दबाव कम होगा जिसके कारण फसल को गिरने से बचाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों पर अपनाई जाती है या ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर पौधे के गिरने की समस्या अधिक होती है। फिर इसके बाद में रेयूनगन विधि। कौन सा नाम? रेयूनगन विधि।
रेयूनगन विधि, रेयूनगन विधि, रेयूनगन विधि। एक तो रेनगन नाम पढ़ा है आपने, रेनगन, 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 रेनगन फव्वारा सिंचाई पद्धति का रूपांतरण है। और ये कौन सी है? रेयूनगन विधि। कौन सी है साहब? रेयूनगन विधि, रेयूनगन विधि। इसे IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। लखनऊ यूपी द्वारा विकसित किया गया है। लखनऊ यूपी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें, इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में बुआई के लिए, बुआई के लिए, इस विधि में बुआई के लिए बड या कलिका का प्रयोग किया जाता है। 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 ठीक है, बड या कलिका का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में इसमें बड या कलिका कैसे सर? जैसे ये तना और तने में ये कलिका है। अब इनको अलग अलग काट लो आप, पूरा तना नहीं दबाना है, इन कलिकाओं को अलग कर लो और फिर इनको आप क्या करना है? बुआई के लिए काम में लेना है। इसे केन नोड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे केन नोड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। केन नोड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। केन नोड टेक्नोलॉजी के, केन नोड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसे केन नोड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बुआई की 4 विधियां हो गई। भी बुआई की 4 विधियां हो गई ना, में बुआई की 4 विधियां। फल क्षेत्रों में बुआई, कुंड फरो या नाली विधि, ट्रेंच या खाई विधि और रेयूनगन विधि। कौन सा नाम? रेयूनगन विधि। कौन सा? रेयूनगन विधि। ठीक है, बुआई के बाद में अभी देखो ये नाम लिखा था आपने, गिरने की समस्या। और ये गिरने की समस्या जो है ना, को नाम दिया जाता है साहब क्रॉप लोजिंग। कौन सा नाम? क्रॉप लोजिंग। कौन सा? क्रॉप लोजिंग। तो अब अपने 2 विशेष टर्म पढ़ेंगे, 2 विशेष शब्दावली पढ़ेंगे, एक क्रॉप लोजिंग और एक क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लोजिंग और क्रॉप लॉगिंग सुनना ढंग से। एक नाम है क्रॉप लोजिंग, दोनों एक जैसे से नाम है साहब। क्रॉप लोजिंग, क्रॉप लोजिंग, ये क्रॉप लोजिंग, LOADCING, क्रॉप लोजिंग, क्रॉप लोजिंग। और दूसरा नाम क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग। एक तो है क्रॉप लोजिंग और एक क्या है साहब? क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लोजिंग और क्रॉप लॉगिंग। ठीक है, सुनना, दोनों के बारे में ढंग से सुनना। क्रॉप लोजिंग, यहां पर नाम क्या दिख रहा है आपको? LOAD। ठीक है, और यहां पर LOG। लॉगिंग ये है और लोजिंग ये है। क्रॉप लोजिंग का मतलब क्या है? ये है लोड। लोड का मतलब जनरली अपने लोड शब्द काम में लेते हैं। लोड का मतलब होता है भारापन। ठीक है, समझे? क्रॉप लोजिंग, इस क्रॉप लोजिंग मैं इस लोड के माध्यम से क्या समझाना चाह रहा हूं? लोड का मतलब भारापन, और भारापन के कारण कहीं न कहीं गन्ना का टूटना या गिरना, गन्ना का टूटना या गिरना क्या कहलाता है? क्रॉप लोजिंग कहलाता है। क्रॉप लोजिंग में सीधी बात, खड़ी फसल का गिरना, खड़ी फसल का गिरना, खड़ी फसल का गिरना, खड़ी फसल का गिरना क्या कहलाता है? क्रॉप लोजिंग। खड़ी फसल का गिरना क्रॉप लोजिंग कहलाता है। और ये गिरने की समस्या सभी फसलों में पाई जाती है साहब। क्रॉप लोजिंग, खड़ी फसल का गिरना क्या कहलाता है? क्रॉप लोजिंग कहलाता है। खड़ी फसल का गिरना क्रॉप लोजिंग कहलाता है। क्रॉप लॉगिंग क्या है? क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग यह पोषक तत्वों की मात्रा, यह पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा व पौधे की वृद्धि के मध्य का,
पौधे की वृद्धि के मध्य का ग्राफीय रिकॉर्ड है। यह पोषक तत्वों की मात्रा व पौधे की वृद्धि के मध्य का ग्राफीय रिकॉर्ड है। ग्राफीय रिकॉर्ड सर मतलब क्या है, समझे नहीं हम। ये क्या है कि आपने किस पौधे को कितनी मात्रा में पोषक तत्व दिए और उससे उसकी कितनी वृद्धि हुई, उसको आपने एक ग्राफ में व्यक्त किया है और इसी को आपने नाम क्या दिया है, क्रॉप लॉगिंग। और ये क्रॉप लॉगिंग सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है, गन्ना से संबंधित। गन्ना से संबंधित क्रॉप लॉगिंग का संबंध किससे है, गन्ना से। क्रॉप लॉजिंग नाम की क्रिया सभी फसलों में घटित होती है, जबकि क्रॉप लॉगिंग जो है ना ये गन्ना से संबंधित है। और इसके बारे में सर्वप्रथम इसके बारे में सर्वप्रथम एच.एफ. क्लीमेंट ने हवाई द्वीप में बताया। एच.एफ. क्लीमेंट ने हवाई द्वीप में बताया। ये बात याद रखना। क्रॉप लॉगिंग जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है, गन्ना। और गन्ना में क्या है, ये गन्ना को दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा और गन्ना की वृद्धि के मध्य का ग्राफीय रिकॉर्ड है और सिर्फ इसका संबंध गन्ना से बताया है। और सर्वप्रथम इसके बारे में एच.एफ. क्लीमेंट ने हवाई द्वीप में बताया। कहां पर, एच.एफ. क्लीमेंट ने हवाई द्वीप बताया। ये बात गन्ना की बुआई, क्रॉप लॉजिंग और क्रॉप लॉगिंग से संबंधित हो गई। नेक्स्ट अपने चर्चा करें गन्ना में उर्वरक। ठीक है, उर्वरक के नाम पर क्या क्या पढ़ना है, एन और के, NPK। नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये नाम आप लोग ढंग से याद कर लेना। ठीक है, ये नाम आप लोग ढंग से, नाइट्रोजन वाला है ना कुछ फसलों में जैसे धान, गेहूं, गन्ना, इन फसलों में ये नाम अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब सुनो, गन्ना फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक, गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक, गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। गन्ना फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा माना जाता है, अमोनियम सल्फेट। गन्ना फसल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक अमोनियम सल्फेट। कौन सा, अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट ये सामान्य मृदा में काम में लिया जाता है। ऐसी मृदा में, सामान्य मृदा में कौन सा काम में लिया जाता है, अमोनियम सल्फेट काम में लिया जाता है। लवणीय मृदा के लिए, लवणीय मृदा के लिए गन्ना फसल में कौन सा उर्वरक काम में लिया जाता है, यूरिया काम में लिया जाता है। यूरिया काम में लेते हैं, यूरिया लवणीय मृदा में कौन सा, यूरिया। क्षारीय मृदा के लिए, कौन सी, क्षारीय मृदा के लिए कौन सा काम में लेते हैं साहब, क्षारीय मृदा के लिए काम में लेते हैं CAN को क्या बोलते हैं आप, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान खाद या सोना भी कहते हैं। इसे किसान खाद या सोना भी कहते हैं। किसान खाद या सोना भी कहते हैं। किसान खाद या सोना भी कहते हैं।
किसान खाद या सोना भी कहते हैं। यह उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। विशेष लाइन, उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, उर्वरक है, उदासीन प्रकृति का। स्पेशल लाइन है पेपर के लिए, उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। और इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन 25% पाया जाता है, 25%, जिसमें 12.5 जो है वो अमोनिकल फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में, और 12.5 जो है वो नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इस रूप में नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। 12.5 अमोनिकल और 12.5 नाइट्रेट के रूप में। अब मेरी बात सुनो, स्पेशल 2 पॉइंट याद रखना आप, ठीक है, नोट करके लिख रहा हूं मैं, नोट करके। गन्ना में शर्करा के स्थानांतरण हेतु, गन्ना में शर्करा के स्थानांतरण हेतु, गन्ना में शर्करा के स्थानांतरण हेतु पोटेशियम सबसे उपयुक्त माना जाता है। गन्ना में शर्करा के स्थानांतरण के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रख लेना, गन्ना के तने में शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए, शुगर के स्थानांतरण के लिए पोटेशियम सबसे उपयुक्त माना जाता है। पोटेशियम सबसे उपयुक्त माना जाता है, पोटेशियम सबसे उपयुक्त माना जाता है। पेपर में आएगा प्रश्न, ये अच्छे से याद कर लेना। गन्ना के तने में शुगर के स्थानांतरण के लिए, गन्ना के तने में शुगर के स्थानांतरण के लिए पोटेशियम जो है ना, ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्या सबसे उपयुक्त माना जाता है साहब? पोटेशियम सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से, अधिकता से, नाइट्रोजन की अधिकता से पायरिल्ला कीट का, पायरिल्ला, पायरिल्ला कीट का प्रकोप अधिक होता है। नाइट्रोजन की अधिकता से पायरिल्ला कीट का प्रकोप अधिक होता है, जबकि गन्ना में शुगर के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त या आवश्यक पोषक तत्व कौन सा माना जाता है? पोटास माना जाता है। ये गन्ना में उर्वरक की बात हो गई, ये गन्ना में उर्वरक की बात हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपने चर्चा करेंगे उर्वरक के बाद में। नेक्स्ट अंतरासस्य, अंतरासस्य क्या पढ़ना है? अंतरासस्य, अंतरासस्य का मतलब खरपतवार नियंत्रण, अंतरासस्य का मतलब खरपतवार नियंत्रण, अंतरासस्य का मतलब खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में सबसे पहले गन्ना में खरपतवार, एक तो इसका परजीवी खरपतवार होता है, खरपतवार, खरपतवार, परजीवी खरपतवार, परजीवी, गन्ना का परजीवी खरपतवार, गन्ना का परजीवी खरपतवार कौन सा? स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, कौन सा? स्ट्राइगा, गन्ना का परजीवी खरपतवार। और कौन सा है? स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार, ठीक है। स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? इमेजाथापियर। स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए, स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग? इमेजाथापियर, इमेजाथापियर। स्ट्राइगा के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग? इमेजाथापियर का प्रयोग। किसका प्रयोग साहब? इमेजाथापियर का प्रयोग किया जाता है। इमेजाथापियर परजीवी खरपतवार है, स्ट्राइगा गन्ना का परजीवी, और कौन सा? अर्ध जड़ परजीवी। अन्य खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, 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 अन्य खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग रे? एट्राजिन। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। एट्राजिन, एट्राजिन, एट्राजिन कहाँ का काम में लिया है? अपने जवार, मक्का, बाजरा और गन्ना, जवार, मक्का, बाजरा और गन्ना। वैसे मक्का का मुख्य शाकनाशी सिमेजिन माना जाता है साहब। मक्का का मुख्य शाकनाशी सिमेजिन और बाजरा का मुख्य शाकनाशी एट्राजिन।
मक्का का मुख्य शाकनाशी सिमेजिन और बाजरा का मुख्य शाकनाशी एट्राजिन। ठीक है, अंतराशस्य, अंतराशस्य में ये दो बातें तो याद रखनी है। फिर इसके बाद में अपने शुरू कर रहे हैं गन्ना से संबंधित मुख्य क्रियाएं, गन्ना से संबंधित मुख्य क्रियाएं, गन्ना से संबंधित मुख्य क्रियाएं। 7-8 नाम पढ़ने हैं साहब, गन्ना से संबंधित मुख्य क्रियाएं, गन्ना से संबंधित मुख्य क्रियाएं। कौन कौन सी क्रिया है, कौन कौन सी क्रिया? सबसे पहला नाम अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई। कौन सा? अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई। ब्लाइंड होइंग, कौन सा नाम? ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग के नाम से जानते हैं, अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। वैसे तो इसका संबंध गन्ना, आलू और मूंगफली की फसल से बताते हैं, गन्ना, आलू और मूंगफली, लेकिन मुख्यतः अपनाई जाती है ये गन्ना की फसल में। इसमें गन्ना, ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई का संबंध गन्ना की फसल से है। सर अंधी गुड़ाई क्या होती है? अंधी गुड़ाई आपने पढ़ा है कि गन्ना के अंकुरण में 60 दिन का समय लगता है। गन्ना के अंकुरण में कितने दिन का? 60 दिन का समय लगता है। जैसे मान लिया कि अपने क्या किया, मृदा सतह के नीचे गन्ना के टुकड़ों को दबा दिया, गन्ना के टुकड़ों को दबा दिया, गन्ना के टुकड़ों को दबा दिया मतलब गन्ना की बुआई कर दी। अब कई दिनों तक गन्ना का अंकुरण नहीं हुआ, गन्ना का अंकुरण नहीं हुआ। मेरी बात गौर से सुनना आप। नाम क्या है गुड़ाई का? अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। समझाने की कोशिश हो रही है कि अंधी गुड़ाई है क्या, तो मैंने बताया कि गन्ना के अंकुरण में 60 दिन तक का समय लगता है, 60 दिन लग जाते हैं। मान लिया अब गन्ना का तना जो 3 बड वाला था वो मैंने नीचे दबा दिया मिट्टी के, अब इसका अंकुरण नहीं हुआ कई दिनों तक। अब अंकुरण नहीं हुआ, गन्ना का तो अंकुरण नहीं हुआ, लेकिन मृदा सतह पर क्या उग गए साहब? खरपतवार उग गए, खरपतवार उग गए। बीच में बारिश के पानी के कारण या अन्य कारकों के कारण खरपतवारों का अंकुरण हो गया, मृदा सतह के ऊपर खरपतवारों का अंकुरण हो गया, इससे गन्ना के तने का अंकुरण नहीं हुआ। अब ये अंकुरण गन्ना फसल के अंकुरण से पहले हो गया तो इसका अंकुरण नहीं होने देगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको नष्ट करना पड़ेगा, इसको नष्ट करना पड़ेगा। और इसको नष्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कृषि क्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कृषि क्रिया अपनानी पड़ेगी, यानी भू परिष्करण करना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी साहब? निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। अब मेरी लाइन सुनना आप लोग। अंकुरण से पूर्व की जाने वाली, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व की जाने वाली कृषि क्रिया को, कृषि क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं, अंधी गुड़ाई कहते हैं। अंकुरण से पूर्व की जाने वाली कृषि क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंधी गुड़ाई कहते हैं, अंधी गुड़ाई। अंकुरण से पूर्व, वैसे आज तक आपने सुना होगा कि अंकुरण से पहले किसी फसल में कोई निराई गुड़ाई नहीं की जाती। अगर निराई गुड़ाई करते टाइम आपने बीज को बाहर निकाल लिया तो अंकुरण होगा ही नहीं। तो अन्य सभी फसलों में ऐसा होता ही नहीं है, अपनाया ही नहीं जाता। अंकुरण से पूर्व की जाने वाली कृषि क्रिया को अंधी गुड़ाई कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपने बुआई को अनदेखा किया है साहब, आप यहाँ पर ये करके निराई गुड़ाई कर रहे हो कि खरपतवार है और इनको नष्ट करना है। मतलब यहाँ पर बुआई को अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए इस क्रिया का नाम क्या रखा गया है? अंधी गुड़ाई। क्या रखा गया है? अंधी गुड़ाई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं साहब कि अन्य फसलों में आज तक अंकुरण से पहले कोई निराई गुड़ाई नहीं की गई है। इस फसल में ये क्रिया अपनानी पड़ती है क्योंकि अंकुरण में टाइम लगता है, और अंकुरण से पहले अपनाई जाने वाली कृषि क्रिया या निराई गुड़ाई को आप कौन सा नाम देते हो? अंधी गुड़ाई नाम देते हो। यह क्रिया, यह क्रिया, यह क्रिया, यह क्रिया बुआई के 1 से 2 सप्ताह बाद, 1 से 2 सप्ताह बाद अपनाई, 1 से 2 सप्ताह बाद अपनाई जाती, 1 से 2 सप्ताह बाद अपनाई जाती। याद रख लें, यह क्रिया बुआई के 1 से 2 सप्ताह बाद अपनाई जाती है, 1 से 2 सप्ताह बाद अपनाई जाती है।
बुआई के 1 से 2 सप्ताह बाद अपनाई जाती है। ये बात हो गई साहब अंधी गुड़ाई। मुख्य क्रिया में पहली क्रिया आपने क्या पढ़ ली? अंधी गुड़ाई पढ़ ली। क्या पढ़ ली? अंधी गुड़ाई। ठीक है साहब। इन्हीं मुख्य क्रियाओं को कंटिन्यू रखते हुए अपने नेक्स्ट अगला नाम पढ़ रहे हैं। अंधी गुड़ाई के बाद दूसरा नाम अर्थिंग अप। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। सर अर्थिंग अप तो सुन रखा है हमने। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप, अर्थ को उठाना, अर्थ नहीं, अर्थ के ऊपर की मिट्टी को उठाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। इसके ऊपर चढ़ाना सर, मिट्टी कहां चढ़ाना? तने के पास में। पौधे को गिरने से बचाने के लिए तने के पास में मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप। पेपर में कभी प्रश्न आता है ना, पेपर में कभी प्रश्न आता है, भले वो जेट लेवल का हो, सुपरवाइजर का हो, भले वो बीएससी एमएससी पीएचडी तक का हो, पेपर में सीधा प्रश्न पूछती है कि मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? अर्थिंग अप बोलते हैं। या अर्थिंग अप क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना होता है। और क्यों करते हैं? ये प्लांट को सहारा देने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये क्रिया की जाती है। मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप बोला जाता है। अर्थिंग अप बोलते हैं। शरदकालीन गन्ना में, शरदकालीन गन्ना में, शरदकालीन गन्ना में, शरदकालीन गन्ना में प्रथम अर्थिंग अप, प्रथम अर्थिंग अप, शरदकालीन गन्ना में प्रथम अर्थिंग अप, शरदकालीन गन्ना में प्रथम अर्थिंग अप फरवरी मार्च में की जाती है। कब की जाती है? फरवरी मार्च में। ये अपनी एनसीईआरटी 12th की बुक में लिखा है, याद कर लेना साहब, याद कर लेना। शरदकालीन गन्ना में प्रथम अर्थिंग अप फरवरी मार्च में की जाती है। और अंतिम अर्थिंग अप, अंतिम अर्थिंग अप, और अंतिम अर्थिंग अप, और अंतिम अर्थिंग अप, और अंतिम अर्थिंग अप जो है ना, अंतिम अर्थिंग अप ये की जाती है मई में। कब की जाती है? मई में, मई माह में की जाती है, मई में। अर्थिंग अप समझ गए आप? तना है ये, और तने के पास में ये मिट्टी चढ़ाने की क्रिया जो है इसको अर्थिंग अप बोलते हैं। शरदकालीन गन्ना में प्रथम अर्थिंग अप फरवरी मार्च, और अंतिम अर्थिंग अप जो है ना ये मई माह में की जाती है। नोट, नोट, यह क्रिया कले फुटान के बाद की जाती है। यह क्रिया कले फुटान के बाद की जाती है। यह क्रिया कले फुटान के बाद की जाती है। कले फुटान के बाद की जाती है। यह क्रिया कले फुटान के बाद की जाती है। यह क्रिया कले फुटान के बाद की जाती। कले फुटान होने के बाद यानी नोड गांठे बनने के बाद ये क्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा नाम, तीसरा नाम, तीसरा नाम, नाम कौन सा है? प्रोपिंग, प्रोपिंग, प्रोपिंग। कौन सा नाम? प्रोपिंग, प्रोपिंग। कौन सा नाम? प्रोपिंग। ऐसे ये प्रोपिंग, प्रोपिंग। वैसे गन्ना, जवार, बाजरा, मक्का और केला में प्रोपिंग अपनाई जाती है। गन्ना में प्रोपिंग क्या है? गन्ना में प्रोपिंग सहारा देना, सहारा देना। बस इतनी सी बात याद रखनी है, सहारा देना। जैसे गन्ना का तना और इसको गिरने से बचाने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा देना, सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग कहलाता है। गन्ना के तने को गिरने से बचाने के लिए सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग कहलाता है। सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग कहलाता है। सहारा देना, प्रोपिंग। फिर इसके बाद में चौथा नाम, नाम टइंग। कौन सा नाम? टइंग, टइंग, टइंग नाम। कौन सा नाम है? टइंग, टइंग। ये स्पेलिंग है साहब, टइंग। टइंग का मतलब पौधे की पत्तियों को आपस में बांधना, 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 पौधे की पत्तियों को आपस में बांधना मतलब गिरने से बचाने के लिए बैलेंस बनाए रखना। जैसे ये पौधे की पत्तियां और आपस में क्या करोगे? इनको यहां से बांध दोगे ताकि पौधा है वो तेज हवा के कारण गिरे ना। टइंग, अर्थिंग अप, प्रोपिंग और टइंग।
पौधे की पत्तियों को आपस में बांधना। ये लाइनें अलग अलग है, काम एक जैसा ही है साहब। यहां भी गिरने से बचाया जा रहा है, यहां पर भी गिरने से बचाया जा रहा है। तैयारी सुपरवाइजर लेवल की कर रहे हो आप लोग, तो इनके लिए ऐसा नहीं कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन सा कंफ्यूज हो रहे हो भी? गन्ने के तने को गिरने से बचाने के लिए किसी चीज का सपोर्ट देना, किसी चीज का सहारा देना, क्या होगा? प्रोपिंग होगा। और दो पौधों की पत्तियों को आपस में बांध देना ताकि बैलेंस बना रहे, इधर उधर ना डिगे। ये क्या कहलाएगा? टाइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइंग। क्या कहलाएगा? टाइंग कहलाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में इन्हीं क्रियाओं को कंटिन्यू रखते हुए टाइंग के बाद में नाम याद रखना है, ट्रेसिंग। कौन सा नाम? ट्रेसिंग। कौन सा नाम? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, TRESHING। ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, ट्रेस करना। सुना होगा आपने नाम, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग का मतलब सर, ट्रेसिंग का मतलब होता है जलाना। जलाना, ठीक है। ये गन्ने का तना, ठीक है, नीचे से यहाँ पत्तियां जो बनती है ये कुछ समय के बाद पुरानी हो जाती है, और पुरानी पत्तियां जब तने के साथ चिपकी रहती है तो यहाँ पर रोग व कीट के लगने की संभावना क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। गन्ने का तना मान लिया पुराना हो गया, ठीक है, विपकने में ज्यादा समय लगता है तो नीचे की पत्तियां कुछ टाइम के बाद पुरानी हो जाती है, सूख जाती है। अगर वो पत्तियां तने के साथ चिपकी रहेगी ना, वो पत्तियां अगर तने के साथ चिपकी रहेगी तो इन पत्तियों से पौधे में रोग व कीटों की प्रकोप होने की संभावना अधिक होगी। तो आप क्या करोगे? इन सूखी और अनावश्यक पत्तियों को जला दोगे। सूखी व अनावश्यक पत्तियों को जलाना। 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 सूखी व अनावश्यक पत्तियों को जलाना क्या कहलाता है? ट्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? ट्रेसिंग कहलाता है। ट्रेसिंग। ट्रेसिंग। फिर इसके बाद में ट्रेसिंग के बाद में नाम लिखोगे रेपिंग। रेपिंग। रेपिंग सर, रेपिंग। 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 रेपिंग, ये रेपिंग। रेपिंग का मतलब क्या होता है? रेपिंग का मतलब होता है लपेटना। किसको सर? तने को लपेटना। किससे सर? हरी पत्तियों से लपेटना। सूखी व अनावश्यक पत्तियों को जब आप जला दोगे तो तना एकदम सीधा हो जाएगा, नगन हो जाएगा, नंगा हो जाएगा तना। तो ये नगन तना जब होगा और इसके ऊपर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी ना, तो इस तने के अंदर की जो सुक्रोज यानी मीठापन है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? कम होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आलू के कंद के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण कंद में एक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, सोलेनिन का। मतलब कहीं ना कहीं आलू की गुणवत्ता क्या होती है? खराब होती है। तो वैसे ही ट्रेस करने के बाद गन्ने के नगन तने पर सूर्य की किरणें पहुंचने के कारण अंदर का मीठापन जो है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, यानी गन्ने की गुणवत्ता कम हो जाती है। गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गन्ने के तने को हरी पत्तियों द्वारा ढकना। तने को हरी पत्तियों द्वारा ढकना। तने को हरी पत्तियों द्वारा ढकना। क्यों सर? सूर्य के प्रकाश से बचाने, सूर्य के सीधे प्रकाश से बचाने के लिए, सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए, सीधे प्रकाश से बचाने के लिए, सूर्य के सीधे प्रकाश से बचाने, सूर्य के सीधे प्रकाश से बचाने के लिए तने को हरी पत्तियों द्वारा ढकना, सूर्य के सीधे प्रकाश से बचाने के लिए। ठीक है। रेपिंग के बाद में लास्ट नाम कौन सा? लास्ट नाम रेटूनिंग। कौन सा? रेटूनिंग। कौन सा नाम? रेटूनिंग। सर रेटूनिंग की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग रेटूनिंग। पेडी गन्ना बोलते हैं, पेडी गन्ना बोला जाता है। रेटूनिंग, पेडी गन्ना क्या बोलते हैं? पेडी गन्ना। रेटूनिंग को क्या बोलते हैं? पेडी गन्ना बोलते हैं। सर पेडी धान को नहीं बोलते क्या? हाँ, अकेला पेडी आए तो धान होगा, लेकिन जब बोल ही दिया पेडी गन्ना, पेडी के साथ गन्ना बोल दिया तो धान गन्ना नहीं हुआ, ये रेटूनिंग हो गया। पेडी गन्ना बोल दिया तो ये धान और गन्ना नहीं है, ये क्या है? रेटूनिंग है। सर रेटूनिंग क्या होता है? रेटूनिंग होता है बेटा, सुनना ढंग से, ये गन्ने का तना
जब तना पक गया, जब तना पक गया, तना पक गया तो आपने क्या किया, ऊपर से तने को काटकर अलग कर लिया, तने को काटकर अलग कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसी खेत में फिर से सिंचाई व उर्वरक दोगे ना, तो इसी पुराने तने से फिर से क्या होने लगेगा, फुटान होने लगेगा। और इसी फुटान को रेटूनिंग के नाम से जाना जाता है। इसी फुटान को क्या बोलते हैं, रेटूनिंग। ठीक है, पुराने तने से या पुरानी फसल के तने से, पुरानी फसल के तने से पुनः फुटान को, पुनः फुटान को, पुरानी फसल के तने से पुनः फुटान को, पुनः फुटान को रेटूनिंग कहते हैं। पुनः फुटान को रेटूनिंग कहते हैं। पुनः फुटान रेटूनिंग कहते हैं। पुनः फुटान को रेटूनिंग कहते हैं। पुरानी फसल के तने से पुनः फुटान को क्या बोला जाता है, रेटूनिंग बोलते हैं। इस प्रकार से रेटूनिंग फसल में, 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 रेटूनिंग फसल में 20% अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है। पेपर में पूछ लिया गया है, अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है, 20% अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है, अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है। अतिरिक्त नाइट्रोजन क्यों सर, क्योंकि फुटान अच्छी हो साहब, फुटान, गन्ने में फुटान के लिए 20% अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो होता है ये वानस्पतिक वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त पोषक तत्व माना जाता है। तो गन्ना में उसी पुराने तने की पुनः फुटान के लिए 20% अतिरिक्त नाइट्रोजन दिया जाता है। उपयुक्त किस्म, वैसे मैंने बता दिया रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म, रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म, रेटूनिंग के लिए उपयुक्त किस्म, उपयुक्त CO 1148, CO 1148, CO 1148, CO 1148, ये 7 क्रियाएं हो गई भी। गन्ना से संबंधित मुख्य क्रियाओं में सबसे पहले अंधी गुड़ाई, कौन सा नाम, अंधी गुड़ाई। दूसरा नाम अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। तीसरा नाम प्रोपिंग, प्रोपिंग। चौथा नाम टाइंग, टाइंग। पांचवा नाम ट्रेसिंग, ट्रेसिंग। छठा नाम रेपिंग और सातवां नाम रेटूनिंग, सातवां नाम रेटूनिंग। ये गन्ना फसल से संबंधित मुख्य क्रियाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद में अभी अपने शुरू करना है पादप संरक्षण। क्या पढ़ना है, पादप संरक्षण। गन्ना में क्या पढ़ना है, पादप संरक्षण, पादप संरक्षण, पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। और पादप संरक्षण के नाम पर सबसे पहले रोग, क्या पढ़ना है, रोग, रोग। और रोग में सबसे पहला रोग लाल सड़न रोग। कौन सा, लाल सड़न रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग। ये याद नहीं हुआ ना तो काम खराब है साहब, हालात बुरे हैं। लाल सड़न रोग, रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन। गन्ने का लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग। सर याद करना है क्या, बिल्कुल याद करना है साहब। रोग जनक आएगा, रोग जनक, रोग जनक। कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फालकेटम, कोलेटोट्राइकम फालकेटम, कोलेटोट्राइकम फालकेटम कवक, कोलेटोट्राइकम फालकेटम कवक के कारण ये रोग होता है भी। गन्ना के लाल सड़न रोग का रोग जनक कौन है, गन्ना के लाल सड़न रोग का रोग जनक जो है ना वो है कोलेटोट्राइकम फालकेटम कवक, कोलेटोट्राइकम फालकेटम कवक। लक्षण, लक्षण, लक्षण क्या है, तने में, तने में लाल रंग की धारियां बन जाती है, लाल रंग की धारियां बन जाती है, तने में लाल रंग की धारियां बन जाती है, तने में लाल रंग की धारियां बन जाती है। कीड़ा पड़ गया, कीड़े पड़ गए, अपने बोलते हैं ना कीड़े पड़ गए, वो ये तने में लाल रंग की धारियां बन जाती है, तने में लाल रंग की धारियां बन जाती है। खेत में, खेत में एल्कोहल के समान,
खेत में एल्कोहल के समान गंध आती है। खेत में एल्कोहल के समान गंध आती है। खेत में एल्कोहल के समान गंध आती है। पेपर में प्रश्न आता है, गन्ना के खेत में एल्कोहलिक गंध का आना कौन से रोग का प्रमुख लक्षण है? एल्कोहलिक गंध, एल्कोहलिक गंध, एल्कोहलिक गंध, एल्कोहल के समान गंध आने लगती है। ठीक है। उपचार, उपचार, नियंत्रण, उपचार, रोग का नियंत्रण कैसे करें? बीजोपचार करो, बीजोपचार करो, भी टुकड़ों को उपचारित करो बुआई से पहले। बीजोपचार किससे? एग्लोल व एरिटोन से, एग्लोल व एरिटोन, एग्लोल व एरिटोन से, एग्लोल व एरिटोन से, एग्लोल व एरिटोन से बीजोपचार करना है। एग्लोल व एरिटोन से बीजोपचार करना है। एग्लोल व एरिटोन से बीजोपचार करना है। फिर इसके बाद में दूसरा नाम, दूसरा नाम GSD, GSD, GSD इंपॉर्टेंट है साहब। GSD, GSD नाम क्या है? ग्रासी, ग्रासी सूट, सूट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज। इसमें एक ही बात पूछी जाती है, गन्ना में ग्रासी सूट डिजीज किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा जनित रोग, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जनित रोग, 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 माइकोप्लाज्मा जनित रोग है ये। माइकोप्लाज्मा MLO, MLO माइकोप्लाज्मा जनित रोग, माइकोप्लाज्मा जनित रोग है ये, माइकोप्लाज्मा जनित रोग। और नियंत्रण के लिए, रोग के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए क्या करना है? स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना है। स्टेप्टोसाइक्लिन, स्टेप्टोसाइक्लिन, स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना है। स्टेप्टोसाइक्लिन, GSD ग्रासी सूट डिजीज माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। नियंत्रण के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग, नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करना है? स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग है भी। ठीक है। GSD दो रोग हो गए। फिर इसके बाद में तीसरा, तीसरा रोग, तीसरा रोग पढ़ेंगे अपने RSD, 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 RSD का पूरा नाम रेटूनिंग स्टंटिंग डिजीज, 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 RSD रेटूनिंग स्टंटिंग डिजीज। गन्ना का बोना पेडी रोग, बोना पेडी रोग, बोना पेडी रोग, गन्ना का 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 बोना पेडी रोग। गन्ना की बार बार अगर अपने रेटूनिंग लेते हैं ना तो वो बोनी रह जाती है रेटूनिंग पसंद। और बोना रहना मतलब उत्पादन पर प्रभाव पड़ना। जब गन्ने का तना छोटा होगा, ऊंचाई अधिक नहीं होगी, बोना होगा तो उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। बोना पेडी रोग किसके कारण होता है? रोगजनक, 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 रोगजनक कौन है? लिफोसाइनी जाइली, लिफोसाइनी जाइली, लिफोसाइनी जाइली, लिफोसाइनी जाइली, लिफोसाइनी जाइली। जीवाणु, जीवाणु लिफोसाइनी जाइली, जीवाणु। या क्लेवीबैक्टर जाइली, क्लेवीबैक्टर जाइली, क्लेवीबैक्टर जाइली, लिफोसाइनी जाइली या क्लेवीबैक्टर जाइली। ये भी क्या है? जीवाणु, जीवाणु पूछ लेंगे भी। गन्ना में जीवाणु जनित बीमारी का नाम क्या है? RSD, RSD क्लेवीबैक्टर जाइली। फिर इसके बाद में तीसरा, चौथा रोग, चौथा रोग स्मट, गन्ना का स्मट या कंडुआ रोग, गन्ना का स्मट या कंडुआ रोग। रोगजनक आएगा बस पेपर में, रोगजनक पूछेंगे। रोगजनक इसका इंपॉर्टेंट है, रोगजनक, 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 रोगजनक इसका इंपॉर्टेंट है।
रोगजनक इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है, रोगजनक। अब रोगजनक, रोगजनक कौन सा है, अस्टिलागोस्तीमिनिया, अस्टिलागोस्तेमिनिया, 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 कवक, अस्टिलागोस्तेमिनिया कवक। इस रोग को एक स्पेशल नाम दिया है, इसे विपस्मट कहते हैं, इसे विपस्मट कहते हैं, इसे विपस्मट, इसे कौन सा स्मट कहते हैं, विपस्मट कहते हैं, इसे विपस्मट कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे विपस्मट कहते हैं साहब, क्या बोलते हैं, विपस्मट बोला जाता है, गन्ने का विपस्मट कहते हैं। विपस्मट किसके कारण होता है, अस्टिलागोस्तेमिनिया के कारण गन्ने का विपस्मट कहते हैं। मुझे वही बात, ठीक है। ये तो हो गई गन्ना में 4 रोग, ठीक है। सबसे पहले रेड रोट, लाल सड़न रोग, दूसरा जीएसडी, तीसरा आरएसडी और चौथा स्मट या कंडवा रोग। स्मट के लिए ज्यादातर आपको रसायन के बारे में पता ही है, उपचार के लिए है स्मट के बारे में। स्मट में अपने विटावेक्स कवकनाशी का प्रयोग करते हैं, विटावेक्स का, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पढ़ लें कीट, कीट क्या पढ़ना है, कीट पढ़ना है, गन्ना में कीट, कीट, ठीक है। कीट में सबसे पहले नाम पायरिला, पायरिला, कौन सा कीट, पायरिला कीट, पायरिला कीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरिला कीट, पायरिला, पायरिला कीट, पायरिला कीट। पायरिला का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम पायरिला परपुशिला, पायरिला परपुशिला, पाई भी होता है पाए भी होता है, तो नो डाउट पायरिला परपुशिला, पायरिला परपुशिला, ये साइंटिफिक नेम है पायरिला कीट का, पायरिला परपुशिला, पायरिला परपुशिला, पायरिला परपुशिला, पायरिला परपुशिला। इस पायरिला कीट को क्या बोलते हैं, रस चूसक कीट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रस चूसक कीट बोलते हैं। तने से रस चूसक कीट, रस चूसने का काम करते हैं, रस चूसने का काम। पेपर में क्या प्रश्न आता है सर, पेपर में प्रश्न आता है साहब कि पायरिला कीट के जैविक नियंत्रण हेतु, जैविक नियंत्रण हेतु, पायरिला कीट के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इपीरिकेनिया, इपीरिकेनिया, इपीरिकेनिया। ये तो दे रखा है अपनी आरबीएससी में इपीरिकेनिया, और कहीं कहीं लिखा आता है इपीकोर्निया, इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका, इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका, इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका का प्रयोग किया जाता है, इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका का प्रयोग किया जाता है। पायरिला कीट के जैविक नियंत्रण हेतु इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका का प्रयोग करते हैं, इपीकोर्निया मेलोन ल्यूका। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इपीरिकेनिया या इपीकोर्निया, दो नाम है ये, अपनी आरबीएससी में दे रखा है इपीरिकेनिया, इपीरिकेनिया मेलोन ल्यूका का प्रयोग किया जाता है पायरिला कीट के जैविक नियंत्रण हेतु। फिर इसके बाद में दूसरा नाम, दूसरा नाम पढ़ना है आपको चोटी भेदक, चोटी भेदक, गन्ना का कौन सा कीट, चोटी भेदक, चोटी भेदक, चोटी भेदक, कौन सा कीट, चोटी भेदक, टोप बोरर, टोप बोरर, चोटी भेदक, टोप बोरर, टोप बोरर, टोप बोरर, टोप बोरर का साइंटिफिक नेम, टोप बोरर का साइंटिफिक नेम, टोप बोरर का साइंटिफिक नेम, टोप बोरर का साइंटिफिक नेम ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला। गुच्छ प्रकटन, गुच्छन या गुच्छा बनाने का काम करता है, गुच्छ प्रकटन, ये लक्षण है इसका, मतलब पुष्पक्रम जो है ना वो गुच्छे के रूप में ऊपर से बांध के छोड़ देता है, ठीक है। गुच्छ प्रकटन, चोटी भेदक, ऊपर शीर्ष भाग को भेदना,
ठीक है, चोटी भेदक, ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला, ट्राइपोराइजा निवेला। फिर इसके बाद में एक नाम है तना छेदक। कौन सा? तना छेदक, तना छेदक, तना छेदक, तना छेदक, तना छेदक, स्टेम बोरर, स्टेम बोरर। कौन सा नाम? स्टेम बोरर। ठीक है, स्टेम बोरर का लक्षण पूछा जाता है साहब, ज्यादातर स्टेम बोरर में क्या पूछते हैं? लक्षण पूछते हैं। और लक्षण इसका क्या है? डेड हार्ट लक्षण। कौन सा? डेड हार्ट लक्षण, डेड हार्ट लक्षण, डेड हार्ट लक्षण। कौन सा लक्षण? डेड हार्ट लक्षण उत्पन्न करता है, डेड हार्ट लक्षण उत्पन्न करता है। कौन सा लक्षण? डेड हार्ट लक्षण उत्पन्न। ठीक है, डेड हार्ट लक्षण। इसके जैविक नियंत्रण के लिए, गन्ना के तना छेदक के जैविक नियंत्रण के लिए, जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है। और फिर नाम लास्ट, गुरदासपुर बोरर। सिर्फ नाम नाम, गुरदासपुर बोरर, गुरदासपुर बोरर कौन सी फसल का कीट है? तो आंसर क्या बताना है? गन्ना। गुरदासपुर बोरर, गुरदासपुर बोरर गन्ना फसल का कीट है, गुरदासपुर बोरर, गुरदासपुर बोरर। तना छेदक, तना छेदक का लक्षण डेड हार्ट लक्षण। और जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है। तना छेदक के जैविक नियंत्रण, ये पूछा जा सकता है भी। बोरर जितने भी होते हैं ना, वो किस में आते हैं? लेपिडोप्टेरा में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में। किस में आते हैं? लेपिडोप्टेरा में। और साइंटिफिक नेम इसका और मक्का के तना छेदक का समान होता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम तना छेदक, स्टेम बोरर, लेपिडोप्टेरा गण का कीट है। लक्षण डेड हार्ट लक्षण उत्पन्न करता है। और इसके जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट कीट कौन सा है? गुरदासपुर बोरर। कौन सा? गुरदासपुर बोरर, गुरदासपुर बोरर। फिर इसके बाद में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट उपज। उपज क्या पढ़ना है? उपज। रोग कीट हो गए, अब पढ़ना है अपने उपज। क्या पढ़ना है? उपज, उपज। ठीक है, उपज। उपज कितनी भी? 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर, से 100 टन प्रति हेक्टेयर। गन्ना की उपज कितनी? 80 से 100 टन, 80 से 100 टन। क्विंटल में तो साहब इसकी बीज दर काम में लेते हैं, तो 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर उपज होती। फिर इसके बाद में हेडिंग, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, गन्ना में परिपक्वता का, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, गन्ना में परिपक्वता का। ठीक है, सुनो अब ढंग से। गन्ना की फसल पक गई है या नहीं पकी है, वो निर्धारण करना है। एक तो सिंपल सा निर्धारण है, तने से धात्विक आवाज आना, तने से धात्विक आवाज आना, तने से धात्विक आवाज आना, आवाज आना। जब तना आपस में टकराते हो ना, तो ऐसे टन टन मतलब धातु के समान टकराने जैसी आवाज आनी चाहिए। तने से धात्विक आवाज आना, ये तो सिंपल है, बेसिक है, प्रैक्टिकल अनुभव है अपना। ठीक है, तने से धात्विक आवाज आना। लेकिन साइंटिफिक बात जो है वो यहां से शुरू हो रही है। गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, परिपक्वता का निर्धारण, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर, हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण किसके द्वारा? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है साहब, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। सर हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा क्या किया जाता है?
जूस की रीडिंग नोट की जाती है, जूस की रीडिंग नोट की जाती है, जूस की रीडिंग, जूस की रीडिंग नोट की जाती है, जूस की रीडिंग। सर ये रीडिंग किस में आती है? ये रीडिंग, रीडिंग ब्रिक्स में, इसमें ब्रिक्स में, ब्रिक्स में आती है, ब्रिक्स में आती है। रीडिंग जो है ना, जूस की रीडिंग ब्रिक्स में नोट की जाती है हैंड रिफ्रेक्टोमीटर द्वारा। और जूस की रीडिंग जो है ना, वो कितनी होनी चाहिए? जूस की रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 20 या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक। ये तो है साहब अपनी आरबीएससी के अनुसार। गन्ना में या परिपक्व गन्ना में जूस की रीडिंग 20 या 20 से अधिक ब्रिक्स होनी चाहिए। लेकिन पुराने जो पर्सन है ना, उनमें माना गया है ये 16 से 18 ब्रिक्स। वो आप लोग ऑप्शन देख के कर लेना साहब। अपनी आरबीएससी में परिपक्व गन्ना में जूस की रीडिंग की ब्रिक्स जो है ना, वो 20 या 20 से अधिक होनी चाहिए, ये लिखा गया है। लेकिन पुराने पर्सन जो आए हैं, पुराने पर्सन जो है ना, उनमें परिपक्व गन्ना में जूस रीडिंग का ब्रिक्स होना चाहिए कितना? 16 से 18, 16 से 18। ठीक है। फिर इसके बाद में चीनी का अनुपात, 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 परिपक्व गन्ना में चीनी का अनुपात 1.0, 1.0, 1.0। परिपक्व गन्ना में चीनी का अनुपात 1.0, 1.0। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करें परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा, परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा, परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए। परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए। स्पेशल लाइन है, इंपॉर्टेंट है। सर ग्लूकोज का निर्धारण कैसे होगा? ग्लूकोज का निर्धारण, ग्लूकोज के निर्धारण के लिए, ग्लूकोज के निर्धारण के लिए, ग्लूकोज के निर्धारण के लिए, ग्लूकोज के निर्धारण के लिए फेलिंग टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज के निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए फेलिंग टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोज के निर्धारण के लिए फेलिंग टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। ग्लूकोज के निर्धारण के लिए फेलिंग टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। गन्ना में ग्लूकोज के निर्धारण हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट का विलयन बताया है साहब, कॉपर सल्फेट का विलयन बताया है। केमिस्ट्री में काम में लेते हैं, रसायन विज्ञान में कॉपर सल्फेट के विलयन को फेलिंग टेस्ट बोलते हैं। फेलिंग टेस्ट से ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण होता है। और परिपक्व गन्ना में ग्लूकोज की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए, ज्यादा है तो गन्ना पका हुआ नहीं है। ठीक है। ये गन्ना में परिपक्वता का निर्धारण, ये पूछा जा सकता है यहां से, ये पूछा जा सकता है ग्लूकोज की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, गन्ना फसल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। सुनो, गन्ना को सिगर पकाने के लिए, गन्ना को सिगर पकाने के लिए, गन्ना को सिगर पकाने के लिए, गन्ना को सिगर या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, गन्ना को सिगर या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, गन्ना को सिगर या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पोलारिस, पोलारिस, पोलारिस व ग्लाइफोसेन, पोलारिस व ग्लाइफोसेन का प्रयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेन, पोलारिस में ग्लाइफोसेन का प्रयोग किया जाता है। कितना? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट लाइन है साहब, पेपर में आने लायक, रट्टा मार लेना। गन्ना को सिगर या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए पोलारिस व ग्लाइफोसेन का प्रयोग किया जाता है। पोलारिस व ग्लाइफोसेन का प्रयोग किया जाता है। पोलारिस व ग्लाइफोसेन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सिगर पकाने हेतु सिगर पकाने हेतु हार्मोन, सिगर पकाने हेतु हार्मोन, सिगर पकाने हार्मोन, सिगर पकाने हार्मोन, सिगर पकाने हार्मोन कौन सा काम में आता है, नाम याद रखना, इथेपोन, इथेपोन हार्मोन, इथेपोन हार्मोन, इथेपोन हार्मोन। सिगर पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, इथेपोन हार्मोन। फिर इसके बाद में लास्ट हेडिंग, गन्ना के सह उत्पाद, गन्ना के सह उत्पाद, गन्ना के सह उत्पाद, गन्ना के सह उत्पाद, गन्ना के सह उत्पाद। ठीक है, अब सुनो, गन्ना के सह उत्पाद, एक तो नाम है मोलासस। कौन सा नाम, मोलासस, 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 मोलासस। ठीक है, मोलासस, मोलासस। दूसरा नाम पेगासस, 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 मोलासस, पेगासस। और तीसरा प्रेस मड, प्रेस मड, प्रेस मड, प्रेस मड, प्रेस मड, प्रेस मड। ये 3 सह उत्पाद है, मतलब जूस निकालने के बाद का उससे सह उत्पाद कहलाता है। मोलासस का प्रयोग, मोलासस का प्रयोग शराब बनाने के लिए, मोलासस का प्रयोग शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए। और मृदा सुधार हेतु प्रयोग, मृदा सुधार हेतु, मृदा सुधार हेतु, मृदा सुधार हेतु प्रयोग, मृदा सुधार हेतु प्रयोग। मृदा को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, मुख्यतः इसका प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। बेगासस ईंधन के रूप में प्रयोग, ईंधन मतलब जलाने के लिए, ईंधन के रूप में प्रयोग, इसके रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग, ईंधन के रूप में प्रयोग। कागज या पेपर बनाने के लिए, 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 कागज या पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सा प्रेस मड, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, प्रेस मड इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, यह है स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, यह स्थूल कार्बनिक खाद है, स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक, स्थूल कार्बनिक खाद जानते हो साहब, स्थूल कार्बनिक खाद जानते हो। स्थूल कार्बनिक खाद का मतलब वह खाद जिसमें, वह खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक तथा पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, उसको क्या बोला जाता है, स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद। ये पूछ लेते हैं कौन सा सह उत्पाद स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण है, स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अम्लीय मृदा के सुधार हेतु, अम्लीय मृदा के सुधार हेतु, मृदा के सुधार हेतु, मृदा के सुधार हेतु प्रयोग, ये मृदा के सुधार हेतु, अम्लीय मृदा के सुधार हेतु प्रयोग। ठीक है, और इसका प्रयोग शायद क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु किया जाता है, क्षारीय मृदा के लिए, क्षारीय मृदा, इसके लिए साहब क्षारीय मृदा के लिए, इसका प्रयोग क्षारीय मृदा के लिए, और इसका प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा के सुधार हेतु। ठीक है, ये अपनी मुख्य नकदी फसल थी गन्ना, और ये गन्ना फसल अपने बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया है, जीरो से लेकर लास्ट तक। ठीक है, अगली क्लास में अपने चर्चा करते हैं गंवार फसल के बारे में। धन्यवाद।